नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदुप्ता सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था जब्त सिस्टम क्या है, जमींदारी सिस्टम क्या था, मनसबदार क्या थे और जो है कि जागीरदारी क्या सिस्टम हुआ करते थे। इन सभी पहलुओं पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में दोस्तों चर्चा किया था। आज हम लोग थोड़ा सा इससे आगे देखने का प्रयास करते हैं और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैंने कल बताया था कि जो जब्त सिस्टम था, पूरे जब्त सिस्टम अगर पूछा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि जो जब्त या दहसाला सिस्टम था, क्या पूरे मुगल साम्राज्य का जितना भी टेरिटरी था, जितना भी क्षेत्रफल था, क्या सारे भूभाग पे ये लागू हुआ करता था? तो दोस्तों, इसका जवाब होगा नहीं। बंगाल और गुजरात पे जो है कि जब्त सिस्टम जो है कि नहीं लागू था। तो फिर वहां पे कौन सा सिस्टम चलता था? वहां का अपना लोकल सिस्टम हुआ करता था, जिसका नाम था नसक सिस्टम। नसक सिस्टम क्या होता था? मतलब कि वो 10 सालों के फसलों के आधार पर जो है कि कर को नहीं तय किया जाता था, बल्कि लास्ट ईयर यानी उसके जैसे इस वर्ष का जो आपको कर लेना था, इसके पिछले वर्ष में जो पैदा हुआ होगा उसके आधार पर, जो अभी फसल कटने वाले उसके आधार पर जो है कि लास्ट यानी पैमाना जो कि बेस ईयर हुआ करता था, वो उसके जस्ट पिछले वर्ष को हम लोग बेस ईयर मान करके कर का निर्धारण करते थे। आई होप समझ के होंगे। लेकिन गुजरात में क्या करता, एक सिस्टम हुआ करता कंकूत, इसका ही पार्सल भी कहते हैं, बटाई सिस्टम भी कहते हैं, जो गुजरात में लागू था। आई होप अगर आपसे पूछा जाए, ये मैंने एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये अपने तरफ से मैंने आपको ऐड करके एक्स्ट्रा पॉइंट आपसे डिस्कस कर दिया। दूसरा, लास्ट वीडियो मैंने आपको आईने अकबरी के बारे में बताया था। आईने अकबरी क्या था? जो है कि एक बुक है, जिन्होंने हिस्टोरिकल बुक है, जो अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल जो कि अकबर के दरबारी हिस्टोरियन कवि हुआ करते थे। यह जो बुक दोस्तों 3 वॉल्यूम है। इसमें जो है कि पहले वॉल्यूम में अकबर के एंसेस्टर को डिस्कस किया गया है। किसके? अकबर के एंसेस्टर के बारे में बताई गई है बात। दूसरे वॉल्यूम में अकबर के समय की जितनी भी घटनाएं, जितने भी कैंपेन है, अकबर की हिस्ट्री को लिखा गया है। और जो थर्ड वॉल्यूम है दोस्तों, उसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उल्लेख किया गया है, यानी उसमें बताया गया है। और दोस्तों, जो दसाला सिस्टम में कल बताया था, उसमें 4 प्रकार की भूमि थे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला हुआ करता था पोलज, जो सबसे उपजाऊ भूमि हुआ करता था। उसके बाद था दोस्तों परती था, उसके बाद चाचर था, उसके बाद फिर बंजर था। चाचर में क्या होता, जो 3-4 सालों में एक बार उसमें फसल उगाई जाती थी, उसको चाचर कहा जाता था। परती जो 1-2 जो है कि 1-2 सीजन में अगर खेती नहीं होती, जैसे मान लेते हैं गर्मी में नहीं हुई, बरसात में हो जाएगी, ठंडी में हो जाएगी, यानी 1-2 सीजन के बाद जो है वो फसल, यानी सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि हुआ करता था पोलज, उसके बाद परती, फिर चाचर, फिर बंजर। बंजर मतलब जिसपे खेती नहीं होती है। आई होप अभी बात आपको समझ आएगी, इसमें तनिक भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप लोग थोड़ा सी इसे आगे समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं क्लोजर लुक। नेक्स्ट वन हेडिंग है दोस्तों, क्लोजर लुक ऑफ द अकबर्स पॉलिसीज। उसको हम लोग देख लेते हैं। ये बातें हमने कल बात या सारी बातें डिस्कस कर रखा था। अब इसमें जो है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो है कि कुछ नहीं बचा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। दीज पेशेंट्स रिवोल्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द। अच्छा, कभी कभी होता था, कभी कभी एक ये चीज देखने को मिल जाता था, जब कभी जमींदार जो है कि, क्योंकि जमींदार के पास जमीन की मलिकाना हक हुआ करता था। अगर जमींदार पेजेंट एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे, एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, तो कभी कभी जमींदार और पेजेंट जो है कि वो अपने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मुगल अथॉरिटी के खिलाफ जो है कि रिबेल यानी विद्रोह करते थे। ये भी जो है कि, यानी मुगल साम्राज्य में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। कुछ ऐसे जमींदार वर्ग के लोग थे जो मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। हो सकता है उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुकूल जो है कि कर सिस्टम ना हुआ करता होगा, या कुछ उनका अपना रीजनल जो है कि रीजनल इंटरेस्ट, जो उनका खुद का इंटरेस्ट, यानी वो कहीं न कहीं दांव पे लगता होगा। इस कारण जो है कि दोस्तों
वो जो है कि मुगल अथॉरिटी के विरुद्ध रिबेल भी करते थे। यानी ये भी याद रखेंगे, मुगल अगर ये सिस्टम लाए इसका मतलब अगर, हाँ दोस्तों एक बात और याद रखना, जो जब्त सिस्टम था दोस्तों ये किसने लाया था? तो दोस्तों इनके जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो हेड हुआ करते थे टोडरमल थे। कौन से दोस्तों? टोडरमल ने इस सिस्टम को निजात किया था। इन्होंने ही इस सिस्टम पे बहुत काम किया था। उसके बाद जो है कि ये 70-80 के दशक में दोस्तों टोडरमल ने इस पूरी व्यवस्था को निजात किया था। उसके बाद ये पूरे उस मुगल साम्राज्य पे इसको लागू किया गया। अब दोस्तों इससे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वन। तो दोस्तों देखते हैं, मुगल एम्पायर जो है कि दोस्तों कई प्रोविंसों में बटा था। मुगल एम्पायर जो कि कई प्रोविंसों में बटा था। ये हमको जानकारी मिलती कहाँ से है? आईने अकबरी से मिलती है। कहाँ से मिलते हैं? आईने अकबरी से मिलती है। इसके लेखक कौन थे? अबुल फजल थे। किस वॉल्यूम में है? जो आईने अकबरी किस में है? 3rd वॉल्यूम में है। ठीक है, ये उन्हीं ही सबको ये जानकारी मिली है जो अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों मुगल एम्पायर जो कि तीन जो है प्रोविंस जिसे प्रांत, उसको क्या कहा जाता था? उसमें सूबा कहा जाता था। सूबा का जो हेड हुआ करता था उसको सूबादार कहा जाता था। सूबादार हुआ करता था वो पॉलिटिकल और मिलिट्री हेड हुआ करता था उस प्रोविंस के। लेकिन उनको जो है कि रेवेन्यू, जो उनके हक में रेवेन्यू वसूलने का जो है कि राइट नहीं था। उनको असिस्ट करने के लिए एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अधिकारी हुआ करता था जिसको दीवान के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? दीवान के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों और एक बात समझेंगे, दीवान के नाम से जाना जाता था। और इनको जो कि जो मिलिट्री कमांडर हुआ करता था, इनका जो मिलिट्री हेड थे, लेकिन इनका जो मिलिट्री कमांडर जो सैनिक को कमांड करता था उसको बख्शी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बख्शी। और दोस्तों जैसे आपका प्रोविंस हुआ तो उसके जो कि रिलीजियस पॉलिसी को, धार्मिक जो कि पॉलिसी को जो डिस्कस करता था उसके हेड को सदर कहा जाता था। और टाउन में दोस्तों कोतवाली सिस्टम भी था जहां पर जो है कि लोकल लोग जो है कि टाउन के लोग जो है कि सीधा बादशाह के पास तो नहीं जाएंगे लेकिन अपनी शिकायत कोतवाल में दर्ज करा सकते हैं। जैसे आज हम लोग अपने लोकल मामले को क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है अपने पुलिस की सहायता लेते हैं। उसी प्रकार से उस समय भी कोतवाली सिस्टम हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ आ गई। यानी प्रोविंस था, उनके कौन सूबा हेड हुआ करते थे, उनको कौन कौन से ऑफिशियल थे जो उनको असिस्ट करते थे पूरे प्रोविंस को सुनियोजित ढंग से संचार करने के लिए। ठीक है, तो पॉलिटिकल हेड रेवेन्यू डिपार्टमेंट किनके पास था, उनको क्या नाम था, उनको किस नाम से पुकारा जाता था, बख्शी कौन थे, सदर कौन थे, कोतवाल कौन थे। सदर के बारे में लिख लेंगे, सदर कौन थे? ये जो है कि रिलीजियस हेड हुआ करते थे, रिलीजियस हेड हुआ करते थे, ये सदर थे। ठीक है, कोतवाल जो है कि टाउन का पुलिस हुआ करता था, टाउन का ये पुलिस थे। ठीक है, ये बात इतनी याद रखेंगे, बाकी अभी ये बातें हो गई। अब दोस्तों एक बात जो है कि इसमें ब्रैकेट में दिया गया है, जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां, किसके दोस्तों? नूरजहां के नाम से दोस्तों कॉइन चलवाया था। क्या कॉइन चलवाया था? जो कॉइन किसके थे दोस्तों? सिल्वर। किसके थे आपके? सिल्वर और गोल्ड के जो है कि कॉइन चलवाया था। सिल्वर और जो है कि गोल्ड के कॉइन चलवाया था। किसके? सिल्वर और गोल्ड के जो है कि कॉइन चलवाया था दोस्तों। तो ये जो है कि सिल्वर और गोल्ड के जो है कि हमको ये कॉइन देखने को मिल जाते हैं। सिल्वर और गोल्ड के कॉइन हमको देखने को मिलते हैं। इस पे जो है कि नूर, एक क्वीन की जो है कि एक फिगर छपा हुआ है। और दोस्तों और कॉइन में अगर किसी कॉइन में किसी का फिगर यानी किसी का पिक्चर देखने को मिलता है और उसके नाम पे कॉइन चला गया है, इससे हमको ये बात की निष्कर्ष निकाल सकते हैं उस समय नूरजहां का जहांगीर के एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके प्रशासनिक व्यवस्था में, उनकी सैन्य शक्ति व्यवस्था में उनका क्या अहम रोल हुआ करता था। उसी अहम रोल को देखते हुए उन्होंने उसके नाम पे, उनके नाम पे जो है कि एक सिक्के ही जारी कर दिए थे जिसको नूरजहां कॉइन के नाम से जाना जाता है। किसके थे ये? सिल्वर और आपके गोल्ड के बने हुए थे। ठीक है,
तो ये बात याद रखेंगे दोस्तों। ये था आपका नूरजहां का इन्फ्लुएंस इन जहांगीर के कोर्ट में, नूरजहां का क्या इन्फ्लुएंस था, ये बातें हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो और उसमें जो है कि अगर ये सब चीजें, और उसमें हमको ये भी देख जानकारी मिलती है कि कभी कभी क्या होता है कि जब जहांगीर एब्सेंट हुआ करते थे या जहांगीर के कोर्ट में जो है कि नूरजहां के नाम से फरमान जारी हुआ करता था, तो ये सारी सुविधाएं थी। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, ये बताते हैं आपको सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। देखो यहाँ से कुछ गड़बड़ी चीजें भी होने लगी थी। हुआ क्या कि दोस्तों, हुआ ये है कि जब अकबर के जो नोबेल थे, नोबेल में आप, मैंने आपको कल बताया था, जो हाई मनसबदार यानी ऊन पे तुरानी, रानी रफवानी, ये सब थे, ये अपने कमांडर ऑफिसर को कमांड करते थे और ज्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करनी, यानी ज्यादा रेवेन्यू लाना था। ये अपने नोबल जो है कि ज्यादा रेवेन्यू को कमांड करते कि ज्यादा 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 आप रेवेन्यू लाइए, ठीक है, ज्यादा ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करवाते थे। तो दोस्तों ये कहीं न कहीं जो है कि बाद में, अब जब नोबल थे, जब नोबल वर्ग के लोग थे, जब इनके पास ज्यादा पैसे इकट्ठा हो गए, तो दोस्तों जब देखेंगे 16 सेंचुरी के अंत में या 17 सेंचुरी में देखेंगे, 17th सेंचुरी में देखेंगे, आफ्टर द डेथ ऑफ द अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर में देखेंगे जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता है औरंगजेब का, यही नोबेल जो है कि यही नोबेल वर्ग के जो क्लास वर्ग के लोग थे, ये अपने पावर को स्टैंडर्ड मजबूत करते गए और बाद में जो है कि ये जाके अपने इंडिपेंडेंट शासक के रूप, इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में घोषित कर लेते हैं, खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का शासक घोषित कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ हैदराबाद स्टेट हुआ, अवध हुआ, ठीक है, कर्नाटक हुआ, बंगाल हुआ, यहाँ जाके दोस्तों, और राजपूत थे, ये अपना जाके अलग अपना स्टेट जो है कि आफ्टर द एंड ऑफ द या बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द मुगल्स रेन, जब मुगल साम्राज्य का अंत होने का शुरुआत होता है, तो वो जो है कि ये पैसे जो इकट्ठा करते थे, ये कहीं ना कहीं जाके अपने स्वतंत्र स्टेट के रूप में, संचालन के रूप में वो सारे जमा पूंजी का यूज किया करते थे। ये बात आपको अभी तक मैंने आपको जो बताया, आई होप समझ आ गया होगा। और दूसरी बात दोस्तों, अकबर ने सुलह ई कुल की नीति को अपनाया था, पॉलिसी को अपनाया था। क्या दोस्तों? सुलह ई कुल की, किसकी दोस्तों? सुलह ई कुल, यानी इसका मतलब होता है दोस्तों यूनिवर्सल पीस, जिसको यूनिवर्सल पीस, आ समझिए सेक्युलरिज्म, यानी सभी धर्म का सम्मान था। किसका दोस्तों? सभी धर्मों का सम्मान हुआ करता था। ये अकबर के समय की पॉलिसी थी। और दोस्तों ये जो है कि अपने 1780 में देखेंगे, 1580 में, यानी 1580 के दशक के बाद देखेंगे, अकबर जो है कि एक इबादत खाना बनवाया था। वहां पे जो है कि अलग अलग जो है कि धर्मों के हेड को, चाहे पारसी हो, जोरिस्ट हो, जोरास्ट्रियन हुआ करते थे, क्रिश्चियन के हेड के, उनके पोप को, इन वहां पे सभी धर्म के जो हेड को इकट्ठा करते थे, इनवाइट करते थे और उनको जो है कि एक सभा प्रोवाइड करते थे। अपने अपने धर्मों के बारे में चर्चा करिए, अपने धर्मों के बारे में बताइए। यानी यही बात जो है कि इबादत खाना में मतलब हो रहा था। वहां पे डिस्कस की धार्मिक बातें, यानी एक बात ये समझ आती है, अकबर को विभिन्न धर्मों भी अभिरुचि थी। वो किसी एक धर्म के खिलाफ या किसी एक ही धर्म के समर्थक भी नहीं था। वो सभी धर्मों का सम्मान करता था, सभी धर्मों के लोग को इनवाइट करता था। सभी धर्म के लोग जो है कि जब उस सभा में आते थे, अपने अपने धर्मों के बारे में बातें करते थे। तो दोस्तों इसमें दो प्रकार के लोग थे, एक था डोगमा, दो शब्द आते हैं, एक होता है डोगमा, एक होता है बाइगट। बाइगट यानी ऐसे व्यक्ति जो किसी दूसरे रिलीजन को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। अगर मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं किसी और धर्म को टॉलरेट नहीं करता। अगर कोई मेरे ऐसी कोई स्ट्रेटजी है या कोई ऐसी भाषा हो, कोई ऐसी कुछ आपको साइन मिलता है जो हमारे धर्म को डाइल्यूट करता है, तो मैं उसके खिलाफ जो है कि टॉलरेट नहीं करता, तुरंत उसको रिबेल कर दिया। यानी इस प्रकार के लोग जो है कि बाइगॉट हो करते थे। डोगमा उसे कहा जाता था, डोगमा उसे कहा जाता था, डोगमा उसे कहा जाता था जो है कि जो मतलब कि बादशाह के द्वारा जो स्टेटमेंट जो फरमान जारी किया जाता था रिलीजियस हेड, उसी को दोस्तों
डोगमा कहा जाता है, यानी जो बादशाह के द्वारा जो बातें बोली जाती थी वो जो है कि सभी के लिए सर्वमान्य होता था, इसी को बोलते थे डोगमा। क्या बोलते थे? डोगमा। अब हम लोग दोस्तों लास्ट वन हेडिंग में चलते हैं, और जो आपको बता देता हूं कि जो अकबर के समय का जो इथिक्स था, जो यूनिवर्सल ट्रुथ यानी यूनिवर्सल जस्टिस, यूनिवर्सल हॉनेस्टी, यानी सबके साथ सामान्य न्याय होना चाहिए, सबके साथ ईमानदारी से न्याय होना चाहिए, इक्वलिटी हो, पीस हो, इन सभी चीजों पर दोस्तों वहां पे विशेष फोकस किया गया था। अब हम लोग थोड़ा सा लास्ट वन हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं और आपको एक फिगर बताता हूं, तो बात थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं द मुगल एम्पायर इन 17th सेंचुरी एंड आफ्टर क्या घटित होता है। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, उस समय दोस्तों मनसबदारी और जागीरदारी का क्राइसिस आ गया था। यानी अकबर के समय जो है कि उतने 5,000 7,000 से ज्यादा मनसबदार, यानी इतने रैंक के मनसबदार नहीं थे। लेकिन जैसे औरंगजेब का समय आता है दोस्तों, ये जो है कि हाई मनसबदार को 8,000 रैंक में जो कि लगभग 445 445 इतने मनसबदार को अपॉइंटमेंट करता है। और इनका जो कि पूरे पॉपुलेशन की इनकी संख्या थी, पूरे पॉपुलेशन की 5.6%, और इनके पास रेवेन्यू कितना था 61.5%। यानी अगर आपके पास ये मुगल साम्राज्य में 100 रुपया आता था, यानी 5 से 6 लोग ऐसे थे जिनके पास 60 रुपया था। अब बचा कितना 40 रुपये में 95% लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहीं न कहीं पीजेंट वर्ग में और जो कि अदर ऑफिशियल में, और जो कि जमींदार थे इनमें जो है कि असंतोष की भावना डेवलप होगी नहीं होगी। और इससे एक बात और समझ आती है, अगर ये जितने भी जो हाई मनसबदार के लोग थे, अगर ये ज्यादा पैसे कलेक्ट कर रहे हैं ज्यादा, तो कहीं न कहीं ये अलग जमींदारों से, पीजेंट से अपना अलग सेटलमेंट करते नजर आएंगे। अगर सेटलमेंट करेंगे तभी तो हाई रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे, वहां से कलेक्ट करेंगे। तो यही दोस्तों बाद में जो है कि यही नोबल वर्ग लोग जब वो खूब ज्यादा पैसे डायरेक्ट जो है कि पीजेंट से डायरेक्ट, यानी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को बाईपास करते नजर आते हैं, उसके बाद वो डायरेक्ट जमींदारों से, पीजेंट से, वहां के लोकल वर्ग के एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्ट संपर्क बनाते हैं। और यही जो है कि बाद में नए अपने राज्य बना के अपने सेल्फ वहां पे खुद को निजाम या नवाब घोषित कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हैदराबाद था, आपका बंगाल था, या आपका राजपूत थे, ये सभी जो है कि स्वतंत्र होने लगते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द मुगल लास्ट पावरफुल रूलर, दैट इज औरंगजेब। यही यही था दोस्तों, इस चैप्टर में हमको यही समझना था। मनसबदार जागीरदार की क्राइसिस आया था 445, यानी यहाँ पे ज्यादा रैंक के मनसबदार को अपॉइंट किया गया, तो ज्यादा उनको पैसे चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए, और है जमीन उतना ही। आपके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो स्टार्ट करने का लिमिट सोर्स है, तो लिमिट सोर्स से लोग ज्यादा हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं क्राइसिस आएगा। तो अपनी जरूरत पूरा करने के लिए क्या करेंगे, वो अलग से करप्शन या फिर डायरेक्ट जो है उनसे सेटलमेंट करने का प्रयास करें, कि वही डायरेक्ट सेटलमेंट करने का नतीजा होता है जो अलग अलग स्टेट में जो है कि उनको अलग अलग स्टेट देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपका हैदराबाद, अलग अलग स्टेट स्थापित कर लेते हैं, ये कहना ज्यादा उचित होगा। जैसे आपका हैदराबाद, बंगाल, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये चैप्टर आज जो है कि यहाँ से मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक बातों को क्लियर करते हुए दोस्तों मैंने सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ आई होगी या फिर वीडियो को आपको पसंद आया होगा, तो दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक करें, और कुछ इस वीडियो के बारे में कुछ बातें बताएं, अच्छा बुरा भला जो भी हो, और अपने दोस्तों में दोस्तों शेयर जरूर करें। दोस्तों इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में, नेक्स्ट वन चैप्टर के साथ। इसके लिए दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।